हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आशा एंड आज मैं आपको क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 बताने जा रही हूँ, जो कि चौथी वीडियो है। ये 3 वीडियो हम पहले कर चुके हैं एनसीईआरटी की बुक से। अब चौथी वीडियो हम आज करेंगे। तो आपको कैसे लग रही है ये जो मैं वीडियोस करा रही हूँ, आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको करवा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन वीडियोस देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का चैप्टर। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। हमने लास्ट में 2 पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिए थे। अब थर्ड पॉइंट आता है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई थी। जो जैकोबिन सरकार थी, जब उसका पतन हो गया था तो क्या हुआ था, मध्य वर्ग जो था ना, जो मैंने बताया था आपको, सामाजिक समूह के का उदय हुआ था ना 18वीं शताब्दी को, उसे कहते हैं मध्य वर्ग। तो जब मध्य वर्ग का वो जैकोबिन सरकार का पतन हो गया था, तो उसके बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई थी। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। नए संविधान के तहत क्या हुआ था, संपत्तिहीन, जिसके पास संपत्ति नहीं होती थी, उन लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। मतलब मताधिकार के लिए मना कर दिया गया था। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। क्या था इस संविधान में? 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया था। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। अब पहले क्या था, जैकोबिन के शासनकाल में एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका थी, उससे बचने के लिए ये बनाई गई, डायरेक्टरी शासित बनाई गई। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। जब डायरेक्टरों का झगड़ा होता था ना विधान परिषदों से तो परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी, क्योंकि झगड़ा कर रहे थे इसलिए। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। डायरेक्टरी जो थी ना, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता मतलब काम सही से ना करना, डायरेक्टरों के बीच झगड़ा होना, इन सब के चलते क्या होता था, तो राजनीतिक अस्थिरता होती थी। इससे क्या होता था, सैनिक तानाशाह उत्पन्न हो जाता था। तो इससे क्या हुआ, नेपोलियन जो बोनापार्ट था के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। इससे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट का। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया था। अब यहाँ चित्रित जनसमूह, उनकी वेशभूषा, भूमिका एवं क्रियाकलाप का वर्णन करें। इस चित्र से क्रांतिकारी उत्सव की कैसी छवि बनती है। चलिए आगे चलते हैं। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? जो वर्साय था ना, वर्साय की ओर कूच करती पेरिस की औरतें हैं, ये सब लाइन में जो खड़ी हैं। यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्साय जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। ये सब महिलाएं हैं, वर्साय से पेरिस तक जा रही हैं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। मतलब महिलाओं ने बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। महिलाओं को उम्मीद थी कि जो फ्रांस में जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, उसमें महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए काम किए जाएंगे। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम भी करती थी। जो तीसरा स्टेट था ना, बताया था मैंने आपको, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी होते थे, अनपढ़ भी होते थे, किसान भी होते थे, वकील भी होते थे।
तो जो तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं होती थी जीविका निर्वाह के लिए भी काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। वही मेड का काम करती है ना, तो उसे कहते हैं घरेलू काम भी करती थी संपन्न घरों में। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति भी करती थी। वेश्यावृत्ति पता ही है वो क्या होता है, नाचना गाना कोठे वोठे पे ऐसे करके जाना और उससे पैसे मिलते थे। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। मतलब कुछ महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और कुछ ट्रेनिंग लेने के अवसर भी नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। तो उसमें क्या होता है, कुलीन होते हैं ना, ऊंची जाति की लड़कियां, और तीसरे स्टेट के धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ने जाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। किसकी? महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। जैसे कि आज के टाइम पे भी क्या होता है, महिलाओं की सैलरी पुरुषों से कम होती है और काम चाहे बराबर हो चाहे ज़्यादा हो पुरुषों से, पर सैलरी उनसे कम ही दी जाती है। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब भी शुरू किए थे और अखबार भी निकाल दी थी। महिलाओं ने अपने हितों के लिए क्या किया था? राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार भी निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए, 60 क्लब बनाए गए। उनमें ये क्रिया क्लब जो देखा है बॉक्स में, इसमें क्या है, चित्र 12 में अंकित औरतों, उनकी क्रियाओं, उनके हाव भाव एवं उनके हाथ की वस्तुओं का विवरण दें। गौर से देखें कि क्या वे सभी एक ही सामाजिक वर्ग की लगती हैं। चित्रकार ने इन आकृति में किन प्रतीकों को शामिल किया है, इन प्रतीकों के क्या मायने हैं, क्या महिलाओं को देखकर लगता है कि वे सार्वजनिक रूप से वही कर रही हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जाती थी। आप क्या सोचते हैं, चित्रकार महिलाओं के साथ है या उनके विरोध में खड़ा है? कक्षा में अपनी राय पर विचार विमर्श कीजिए। इसका मतलब ये कि महिलाओं को चित्रों में दिखाया गया है ना काम करते हुए, तो वो सच में वो काम कर रही है और उनसे ज़बरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है, बस ये लिखा है। आगे चलते हैं। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। इस क्लब का नाम है द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। सबसे मशहूर क्लब था जेकोबिन क्लब का शायद। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो इसमें क्या थी, इस क्लब की क्या मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। निष्क्रिय नागरिक मतलब उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग की थी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा जब वो उन्हें वोट देने के लायक समझा जाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। इसमें फिर क्या चेंज आया था महिलाओं के जीवन में? प्रारंभिक वर्ष में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून बनाए। तो सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। मतलब ज़बरदस्ती ये कि माँ बाप ने कह दी वैसी शादी कर सकते थे, नहीं। अब लड़की से पूछकर ही शादी की जाती थी, मतलब उसकी इच्छा से। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, मतलब अपनी इच्छा से। स्वैच्छिक मतलब स्वयं की इच्छा से। पहले क्या होता था, इससे पहले कानून से पहले क्या होता था कि महिलाओं को जैसे माँ बाप ने कह दिया, चाहे लड़की का मन हो या ना हो, शादी कर देते थे। अब क्या हो गया, स्वैच्छिक कानून बन गया कि अपनी स्वयं इच्छा से ही अपना वर्ग या वधू ढूंढ सकता है, लड़का हो या लड़की। और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाना चाहिए। वही मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह बनता है ना, पंजीकरण करा देना चाहिए। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और
मर्द क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान क्या हुआ, तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार था। किसकी अर्जी, तलाक की अर्जी। अब महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, मतलब किसी कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी स्किल सीख सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी आतंक राज जब वो के दौरान क्या हुआ था, सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया था। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था इस दौरान और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया था। कब मिला था महिलाओं को मत का अधिकार? 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल हो गया था। अब स्रोत 4 जो है, क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूंज 1748 से 1793 का जीवन। ओलंप दे गूंज जो थी, क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। जो ओलंप दे गूंज थी ना, वो राजनीतिक कार्य करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया था उन्हें, क्योंकि उन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार जो घोषणा पत्र था उसका विरोध किया था, क्योंकि उसमें महिलाओं को बहुत ही नाम मात्र के, मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूंज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की थी, क्योंकि जैकोबिन सरकार ने महिलाओं के का जो भी काम हो रहे थे ना अच्छे, वो बंद करा दिए थे। इसलिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की थी ओलंप दे गूंज ने। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो चलिए आगे चलते हैं। ओलंप दे गूंज के घोषणा पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार जो महिलाओं को दिए गए थे वो निम्नलिखित हैं। पहला है, औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। जन्मना मतलब जन्म से ही स्वतंत्र है महिलाएं और अधिकारों में पुरुष के समान है। सेकंड है, सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। यह अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। कौन कौन से महिलाओं को अधिकार थे? सभी राजनीतिक संगठनों का क्या लक्ष्य था? सभी कि पुरुष एवं महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार है जैसे स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। चौथा है, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान एवं सार्वजनिक पद के हकदार हैं। पांचवा है, कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें।
क्यों? क्योंकि जब जब महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जा रहा है पुरुषों के, तो वो पुरुषों वाले ही दंड भी उन्हें मिलने चाहिए। क्रियाकलाप ओलंपिक गुरु द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तुलना करें। आगे चलते हैं। अब ये जो चित्र दिया गया है, बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं खड़ी हुई हैं। कल्पना करें कि आप चित्र 13 की कोई महिला है और शोमित के तर्कों का जवाब दें। अफसोस जो है, सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिक शोमेत ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं। प्रकृति ने पुरुष से कहा, पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य, यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा, स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व, यही तुम्हारे कार्य है। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? अभी पता है ना आपको, पुरुषों के क्या अधिकार प्रकृति ने दिए हैं? वही शिकार करना, कृषि करना, राजनीतिक कर्तव्य का पालन करना। और जो महिलाओं को पता है कि जन्म देने का अधिकार है, माता बनने का अधिकार है, गृहस्थी के काम जाने का अधिकार है, ये बताया गया। शोमित ने कहा था ये। आगे चलते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा कैसे खत्म हुई? फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। मतलब इसका मतलब क्या है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा जो थी उसका उन्मूलन जो हुआ था जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारकों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। कब हुआ था दास व्यापार? 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। मतलब जो फ्रांसीसी सौदागर जो होते थे ना, बोर्दे या नान्ते बंदरगाह जो था, सिर्फ अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। जहाँ पे वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। 3 महीने की यात्रा के दौरान पहुँचते थे वो कैरिबियाई देश में दास। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपियन, ये चित्र में दिखाया गया ना, दास से ये दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए थे। मतलब दास इतनी ज़्यादा मात्रा में बिकते थे कि वो समृद्ध देश हो गया था। दास मुक्ति क्या है? सन 1794 के इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। जैसे आपने पीछे दिखाया मैंने आपको, शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है मनुष्य के अधिकार, नीचे अभिलेख कहता है गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। मतलब 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं होती। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। इसका क्या मतलब है?
कि नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई थी किस चीज़ पे, कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में, मतलब फिर क्या हुआ था कि दास व्यापार जो चल रहा था ना, तो निर्भर व्यापारी जो थे, दास व्यापार से ही उनका रोजी रोटी चलती थी व्यापारियों की, के विरोध की भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 में के कन्वेंशन में ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा उन्हें शुरू कर दी थी। किसने? नेपोलियन ने 10 साल बाद फिर दास प्रथा शुरू कर दी थी। मतलब कानून पास हो गया था दासों की मुक्ति का, कानून पास हो गया था, पर यह कानून छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, क्योंकि 10 वर्ष बाद क्या हुआ, नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी थी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निरगो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। यानी कि बागान मालिकों को अपने आर्थिक हितों के फायदे के लिए अफ्रीकी निरगो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। फिर कब हुआ था दास प्रथा का उन्मूलन? 1848 में। अब नए शब्द, निरगो क्या होता है? अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों का निरगो। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलो आगे चलते हैं। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? क्या जो राजनीति हमारी है वो लोगों को पहनने की, लोगों को पहनावा जो होता है ना, कपड़े वपड़े, उनकी बोलचाल, बोलने की भाषा अथवा उन्हें उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती राजनीति? सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। किसने? क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया, जिससे कि सब हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, हर चीज़ कोई भी काम करने में, और समानता का व्यवहार हो। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुँची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस से स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत। इसमें क्या बताया गया है कि जो क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी में चेंजेस आए वो कैसे कैसे आए। अखबार के थ्रू, और मतलब अखबार के थ्रू छपवा दिया गया, विज्ञापन छपवा दिया गया, पर्चों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा। देहातियों का जीवन शहरों से कैसे अलग है, वैसे चेंजेस आ गए, ऐसे ऐसे बताएं। आगे जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों ने पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता और न्याय के बारे में जो दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का ये लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि
किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षित लोग ही पढ़ सकते थे। अधिक ज्ञान आदि विचारों को संप्रेषित करने के लिए किन प्रतीकों का सहारा लिया है। तो ये जो चित्र दिया गया है, चित्र 15, देशभक्त कसरती दाब मशीन, देशभक्त कसरती दाब मशीन है ये, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था। अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया 1790 का यह चित्र न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता है। किसको? न्याय के विचार को। आगे चलते हैं। अब ये जो चित्र है 16, मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बाइली रचित चित्र। इस अध्याय में मरा के बारे में आपको क्या याद है, इसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए तथा उसकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए। किसी सैलून में आने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों पर इस पेंटिंग की क्या प्रतिक्रिया होती होगी। आगे चलते हैं। इसका सारांश है, जो सारांश क्या है, लेसन कंप्लीट होने वाला है। 1804 में नेपोलियन बोनापोर्ट, जो आपको चित्र में दिख रहा है ना, ये नेपोलियन बोनापोर्ट है। तो 1804 में नेपोलियन बोनापोर्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। कब घोषित कर दिया था? 1804 में। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। क्या किया उसने? पुराने राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। वो सोचता था मैं मतलब यूरोप का जो आज का आधुनिकीकरण जो हुआ है ना, चेंजेस आए, उसका मैं अग्रदूत हूँ। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए थे और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। क्या चलाया था उसने? एक निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए थे और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था। क्या लगता था लोगों को? ये मुक्तिदाता है नेपोलियन, और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने में उम्मीद थी। लोगों को लगता था कि ये हमें ज़िंदगी दे सकता है, मुक्ति दे सकता है और हमें आज़ादी भी दिला सकता है नेपोलियन। पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। क्यों मानने लगे हमलावर लोग? आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो गई थी। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद पता लगा था कि उसने क्या क्रांतिकारी परिवर्तन किए। चित्र 17 जो ये है, आल्प्स पार करता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया चित्र है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार, लोगों के अधिकार के विचार फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना की अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। राजा राममोहन राय ने, आपको पता ही, बहुत सारे कार्य किए थे, महिलाओं के लिए भी अच्छे अच्छे कार्य किए थे। वो सती प्रथा, दास प्रथा, इन सबको ख़त्म किया था। बॉक्स 2 दिया गया। राजा राममोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। राजा राममोहन राय फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी थी। फ्रांसीसी क्रांति और जुलाई की जो क्रांति हुई थी ना, उससे प्रभावित थे राजा राममोहन राय।
फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। फ्रांस में 1830 में जुलाई की क्रांति हुई थी ना, उसके बारे में वो उसी के बारे में जानना चाहते थे राजा राममोहन राय, और किसी के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केपटाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। सुशोभन सरकार नोट्स ऑन दी बंगाल रेनेसा 1946। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको ये समझ आ गया होगा चैप्टर, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ समझ ना आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसी लगी वीडियो।